चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। इससे पहले हम लोगों ने यानी इंडियन पॉलिटिक्स की बात करें, पॉलिटिकल साइंस जो इंडिया की हम लोग पढ़ रहे हैं अपने कंट्री की, हमने एरा ऑफ द वन पार्टी डोमिनेंस, जिसमें हमने आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस किस तरह डोमिनेट किया पॉलिटिक्स, और इलेक्शन में वन साइडेड ही पूरा जी काफ़ी साल उसने कंट्री में रूल किया। और डेफिनेटली आफ्टर फ्रीडम काफ़ी सारे चैलेंजेस थे, क्योंकि कंट्री को ऐसे ही छोड़ के जाना, फिर सारे सिस्टम को बनाना, नए लॉज रूल्स रेगुलेशन सारे कानून बनाकर फिर चीज़ों को एग्जीक्यूट करना, तो ये एक चैलेंजिंग था। काफ़ी बैकवर्ड अपनी कंट्री हो चुकी थी। फ्रीडम जब इंडिया को मिली 1947 में, तो काफ़ी सारे चैलेंजेस थे कांग्रेस के सामने। तो उन चैलेंजेस को पूरा करने के लिए, ओवरकम करने के लिए कुछ प्लान्स और कुछ प्लान डेवलपमेंट किए गए, ठीक है ना। कुछ प्लानिंग बनाई गई, तो एक सिस्टमेटिक तरीके से प्लानिंग बनाई गई, फिर उसको एग्जीक्यूट, प्लानिंग तो पूरी की है, एग्जीक्यूट करना एक जैसे कि एग्जीक्यूट कितना हुआ, कितने परसेंट आउटकम मिला, एक वो एक अलग बात है। बट एक सिस्टमेटिक वे से 5 इयर्स प्लानिंग बनाई गई, जिसमें हर 5-5 साल में कुछ गोल सेट किए गए, प्रोजेक्ट बनाए गए, उसके गोल सेट किए गए, टारगेट अचीव करने के लिए कुछ पॉइंट्स उसमें लिखे गए, ठीक है। कितना पैसा लगेगा, क्या बजट होगा, खासकर बजट की प्लानिंग, कि इतनी बड़ी कंट्री है और इतने दंगे फसाद लड़ाई सब हुई थी इतनी 1947 में, काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट था, इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, तो अब इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना था, अर्बन एरियाज़ को डेवलप करना था, अर्बनाइजेशन करना था, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना था, तो काफ़ी सारे चैलेंजेस थे गवर्नमेंट के पास, ठीक है ना। तो इन चैलेंजेस को पूरा करने के लिए 5 इयर्स प्लानिंग की गई, जिसमें से हम लोगों ने देखो फर्स्ट 5 ईयर प्लान पहले बनाया, ठीक है ना। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से स्टार्ट हुआ था? 1951 से 56 तक के, यानी कि 4 साल बाद फ्रीडम के पहला प्लान तैयार किया गया, पहला एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, कितना बजट होगा, कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, एग्रीकल्चर पे कितना इन्वेस्टमेंट करना है, इंडस्ट्रीज़ पे कितना इन्वेस्टमेंट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना इन्वेस्टमेंट करना है। काफ़ी पॉवर्टी थी, इलिटरेसी थी, है ना। कॉलेज स्कूल के लिए एजुकेशन फील्ड में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये सारी चीज़ें फर्स्ट ईयर प्लान में तय की गई हैं। तो जो भी प्लान होते हैं 5-5 साल के लिए, जो मेन प्लान बनाए जाते हैं वो 5-5 साल के लिए होते हैं। कोई भी गवर्नमेंट चेंज हो रही है वो एक अलग बात है, बट वो प्लान कंटिन्यू रहेगा, चाहे कोई भी गवर्नमेंट रूल करे, प्लान जो भी चलता आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट चेंज हुई तो प्लान भी फिर नया बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्लान वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, वो कंटिन्यू किया जाएगा, कोई भी न्यू गवर्नमेंट अगर रूल कर रही है तो द फर्स्ट 5 ईयर प्लान दैट इज फ्रॉम 1951 to 56 sought to get the country's economy out of the cycle of poverty। जो पॉवर्टी का साइकिल चल रहा था, लोग गरीब से गरीब होते जा रहे थे, वो साइकिल को ब्रेक करना था, वो साइकिल को ब्रेक करना था। तो पहला तो एक मकसद ये था। कक्कादन नंदनाथ राज, popularly known as K.N. Raj, was played a significant role in India plan development. He drafted section of the first 5 year plan। तो मेन जो चीफ थे वो K.N. राज थे, जिन्होंने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया पहला 5 ईयर प्लान बनाने में। तो जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रेजेंटेड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो जो भी प्लान होते हैं, बजट होता है, वो हमें पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करना पड़ता है, ठीक है ना। द प्लान एड्रेस मेनली द एग्रीरियन सेक्टर इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन डैम्स एंड इरिगेशन। भाई एग्रीकल्चर में पहले तो फोकस किया गया, क्योंकि पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। पहले तो मैं, क्योंकि हमारे पास जो हमारा जो मेन इनकम का जो सोर्स था, लोगों का जो एम्प्लॉयमेंट का सोर्स था, वो क्या था? एग्रीकल्चर था। तो पहले तो एग्रीकल्चर पे ही डाला गया कि यार यहाँ पे जो रेन है वो प्रॉपर होती नहीं है, कभी भी नहीं हो रही है, कभी भी अचानक बहुत ज़्यादा हो गई तो लोगों की फसलें, क्रॉप काफ़ी ख़राब हो जाया करती थी, किसान सुसाइड करने चले जाते थे, क्योंकि उनको पूरे पूरे साल की मेहनत एक रात में या एक दिन में ख़राब हो जाती थी। सडनली रेन ज़्यादा हो जाए, रेन नहीं हो रही है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो जो हमारा एग्रीकल्चर था सेक्टर, वो प्योरली अनऑर्गेनाइज था, बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं था। किसके पास जो भी ज़मीन है अपनी ज़मीन में खेती कर रहा है,
किसके थोड़ी है, किसके बगल बहुत ज़्यादा है, कहीं पे थोड़ी है, कहीं पे ज़्यादा है। तो ये बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं था। ठीक है, पानी की इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी बिल्कुल भी। जब थोड़े बहुत कहीं पर भी किसके पास कुएं हैं, वेल है, वहाँ से निकाल के पानी इरिगेशन करने की कोशिश कर रहा है, तो इट वॉज नॉट ऑर्गेनाइज एट ऑल। तो इरिगेशन फैसिलिटी देनी थी। अब इरिगेशन फैसिलिटी के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, डैम बनाने पड़ेंगे, तभी तो इरिगेशन फैसिलिटी दे पाएंगे। जो पानी की टाइमली खेतों में पानी पहुंचाने का काम कैसे सेट हो पाएगा, जब डैम बनाएंगे। कहीं पे रिवर आ रही है, वहाँ पे रोक के रिवर को डैम बना के फिर उधर से गांव में पानी पहुंचाना। तो एग्रीकल्चर सेक्टर was hit hardest by partition and required urgent attention. The plan identifies the pattern of land distribution in the country as the principal obstacle in the way of agriculture growth. तो प्लान तैयार किया गया, एक पैटर्न तैयार किया गया लैंड का। पहले मालूम है लोग अपनी ज़मीन पर नौकरी करते थे भाई, किसी पास खेती ज़मीन है, अब उसका पैसा ही नहीं है, उसको उतना वो इंतज़ार ही नहीं कर सकता है कि वो 4 महीने खेती करे, अपनी क्रॉप प्रॉपर तरीके से निकाले और जाके मार्केट में बेचे, क्योंकि 4 महीने खाना कहाँ से खाएगा वो, है ना। खाना कहाँ से खाएगा, घर का खर्चा कैसे चलाएगा वो। तो वो अपनी ज़मीन को जो बड़े बड़े वहाँ पर मेन जो रिच लोग होते थे, आसपास गांव के मुखिया टाइप कह लो, लाला टाइप कह लो, कुछ भी कह लो, वो अपनी ही ज़मीन को गिरवी रखकर उनसे पैसा उधार लेते थे और अपनी ही ज़मीन पर समझो एक तरीके से नौकरी करते थे और सारी फसलें उनको देना पड़ती थी। तो इससे वो अपनी ही ज़मीन के ही नौकर बन गए थे। ऐसा एक अनप्लान अनऑर्गेनाइज वे था। तो लैंड रिफॉर्म किया गया। लैंड रिफॉर्म का काफ़ी बड़ा रोल था भाई। किसी पास अब भाई अब ज़मीन किसी पास छोटी सी ज़मीन है, अब वहाँ पे तो वो ट्रैक्टर से चला नहीं सकता है खेती, यहाँ पे थोड़ी सी, यहाँ पे थोड़ी, यहाँ और क्रॉप प्रॉपर तरीके से रोटेट नहीं कर पाएगा, उतनी ज़मीन में क्या बना पाएगा, क्या कर पाएगा, है ना। तो जो हमारे पास जगह बिल्कुल पैटर्न में नहीं होती है, छोटी छोटी जगहें हैं, किसी को बड़ा है, किसी को छोटी जगह मिली है, प्रॉपर तरीके से क्रॉप का एक सिस्टम ही नहीं बन पाएगा। एक पर्टिकुलर जगह हो, एक पर्टिकुलर शेप में, तो वहाँ पे ट्रैक्टर या फिर सीड्स ठीक तरीके से उसको हम ये कर सकते हैं, इरिगेशन फैसिलिटी दे सकते हैं, है ना। अब अपनी छोटी ज़मीन के लिए इरिगेशन टैंकर कहाँ से बनाएगा, वो छोटी ज़मीन है। एग्जाम्पल तो किसी का छोटा सा कारखाना है, समझे शूज़ का, कोई शूज़ की बड़ी मशीन है, जिससे शूज़ की कॉस्टिंग कम से कम पड़ जाती है, अच्छे शूज़ ऐसे मैन्युफैक्चर्ड हो जाते हैं, मोल्ड हो जाते हैं शूज़ के सोल। अब वो छोटे कारखाने में कहाँ कर पाएगा वो, उसके बाद इतनी रोटेशन ही नहीं है कि उतनी प्रोडक्शन ही नहीं है, वो जो जगह ही छोटी सी है। अब वही अगर बड़ी जगह होती, मशीन भी बड़ी लगाता, अब भाई उसके बाद उतनी प्रोडक्शन नहीं है, महीने का शूज़ के ऑर्डर उसके बाद 300 या 100 डजन का ऑर्डर है। अब वो मशीन है, वो कम से कम 1000 शूज़ का प्रोडक्शन करती है, कोई ऐसी मशीन है। हमारे पास तो यार 100 की कैपेसिटी है, तो मशीन का 900 का वो पोटेंशियल ख़राब नहीं हो जाएगा उस मशीन का, है कि नहीं है भाई। वो मशीन की कॉस्टिंग तभी आई जब 1000 पेयर शूज़ आप उसको प्रोडक्शन में करवाओ मशीन से, तब तो वो एवरेज आएगा, वरना एवरेज नहीं आ पाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी। तो उस जो लैंड रिफॉर्म करना था, लोगों को प्रॉपर तरीके से लैंड, छोटी लैंड को एक करके, या जिसकी लैंड किसी और के लोगों ने हत्याई हुई है उसको वापस किसानों को दिलाना उनकी ज़मीन को, ये सारी चीज़ें रिफॉर्म में कराई गई। तो पहला जो प्लान था वो तो एग्रीकल्चर बेस्ड था, लेकिन जो सेकेंड ईयर प्लान था वहाँ पर, यानी कि 1956 से 61, पहला 51 to 56, 56 to 61, यहाँ पर अब हमने इंडस्ट्रियलाइज में भी ध्यान दिया। ठीक है कि यार इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होना, क्योंकि कंपैरेटिवली दूसरे कंट्रीज़ में हम देख रहे थे, यूरोप कंट्रीज़ में, कि यार वहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है, काफ़ी पहले हो चुका था, बड़ी बड़ी मशीन थी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी। तो यहाँ पर कि इन्वेस्टमेंट बजट इंडस्ट्रीज़ के लिए भी निकाला गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर बनाए गए, ज़मीनें अलॉट की गई, यहाँ पर लोग अपने कारखाने डालें और मैन्युफैक्चर करें और ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एक्सपोर्ट कर सकें। तो किसकी लीडरशिप में था, पीसी महालनोबिस के अंडर में सेकेंड फायर प्लान बनाया गया। इट एम्फसाइज ऑन हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन इवन इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन को पुश किया गया। Being criticized for the creation of prosperity in urban industrialization section at the cost of rural welfare, it was argued also on the ground to be failure, not
दैट ऑफ पॉलिसी बट द इज नॉन इम्प्लीमेंटेशन पॉलिटिक्स और लैंड विंग अर्निंग क्लास। एज आई टोल्ड यू कि प्लान तो बहुत अच्छे होते थे, लेकिन अब सवाल उसका इम्प्लीमेंटेशन का, उसका एग्जीक्यूट कैसे करें उस प्लान को। वो कभी कभी फेलियर या 50% हो पाता था, 50% नहीं हो पा रहा है, काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल्स होते थे। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये चैलेंजेस फेस करने होते थे। एंड नाउ नेक्स्ट इज थर्ड 5 ईयर प्लान। देखो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ है, उसका रीज़न ये है कि हमने 11 में जो इकोनॉमिक, भाई ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई, ये हम लोग इकोनॉमिक्स तो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ये तो हम लोग पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, है ना। अब पॉलिटिक्स को इकोनॉमिक्स से जोड़ के टॉपिक दिया गया है, तो इसीलिए उतना डिटेल्स में नहीं है, हमें पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को समझना है कि इंडियन पॉलिटिक्स ने क्या किया आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्या बजट बनाए, क्या प्रोजेक्ट बनाए, क्या प्लान बनाए। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो चैप्टर हम नहीं डील कर रहे हैं डेफिनेटली, तो इसीलिए छोटे छोटे काफ़ी उसमें पॉइंट लिखे, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं लिखे हुए हैं। द थर्ड 5 ईयर प्लान 1961-63 वॉज नॉट मच डिफरेंट फ्रॉम द सेकेंड 5 ईयर प्लान, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का गोल यहाँ पूरा ही नहीं हुआ था सेकेंड 5 ईयर प्लान में। तो थर्ड में भी वही चीज़ें रखी गई यार, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है भाई, यहाँ पे गोल पूरा हो जाता है तो थर्ड के लिए कुछ और नई चीज़ें होती। तो थर्ड में भी, यानी थर्ड जो 5 ईयर प्लान था उसमें भी वही सारी चीज़ें रखी गई मोस्टली। तो की ऑफ कंट्रोवर्सीज क्या थी? द मेन controversial issues that arose as a result of strategy of development followed in early years were associated with agriculture industry, public and private sector। तो ये controversies हो रही थी कि पहले जो शुरुआत में 2-3 5 ईयर प्लान बने, वहाँ पर पुश किसको किया गया? एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को। ठीक, अब एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में देखो कि गांधीयन इकोनॉमिक like J.C. Kumarappa proposed an alternative blueprint that put greater emphasis on rural industrialization। कि हमने शुरुआत में क्या किया, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन पे पुश किया, फोकस किया कि गांव में हमें इंडस्ट्रीज बनानी है, वहाँ पर लोग एग्रीकल्चर पर कुछ ज़्यादा ही डिपेंड है, तो वहाँ के लोगों को हमें क्या देना, काम देना है। चौधरी चरण सिंह, एक कांग्रेस लीडर, फोर्सफुली articulated the case of keeping agriculture at the center planning for the India। ये पहले 2-3 जो प्लानिंग थी उसका एक वो निकाला है हमने, ठीक है ना, कि एग्रीकल्चर को इंडस्ट्रीज से कैसे जोड़ना है। भाई इंडस्ट्रीज में जो भी गुड्स आएंगी वो कहाँ से आएंगी मैन्युफैक्चर करने के लिए? एग्रीकल्चर से तो आएंगी ना। अगर कपड़ा बनना है, कपड़ा बनाना है तो कॉटन चाहिए ना, वो एग्रीकल्चर से आएगा ना। शक्कर बनानी, शुगर बनानी तो शुगर केन चाहिए ना, वो भी तो एग्रीकल्चर से ही आएगा ना। तो अदर थॉट दैट विदाउट ए ड्रास्टिक इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देयर कुड बी नो एस्केप फ्रॉम द साइकिल ऑफ पॉवर्टी, that argued that Indian planning did have an agrarian strategy to boost the production of food grains। ठीक है, so they argued that Indian planning did have an agrarian strategy to boost the production of food grain। तो कुछ एक ग्रुप का मानना था कि यार फूड ग्रेन हमें प्रोडक्शन करना चाहिए, लेकिन एक ग्रुप का मानना था कि इंडस्ट्रीज, यानी कि जो भी हम एग्रीकल्चर से निकाल रहे हैं उसको इंडस्ट्रीज में देकर हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है, गुड्स को बनाना है। तो ये एक कंट्रोवर्सीज थी। अब देखो पीपल वर्सेस प्राइवेट सेक्टर की क्या कहानी थी। इंडिया डिड नॉट फॉलो एनी ऑफ टू नोन पाथ टू डेवलपमेंट। इट डिड नॉट एक्सेप्ट द कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इन विच डेवलपमेंट वॉज लेफ्ट इंटायरली टू द प्राइवेट सेक्टर, नॉट डिड इट फॉलो सोशलिस्ट मॉडल इन विच private property was abolished and all the production was controlled by the state। Elements from both these models were taken and mixed together in India। That is why it was described the mixed economy। तो इंडिया ने क्या किया कि मिक्स इकोनॉमी को चुना, क्योंकि काफ़ी ज़मीन और काफ़ी जो वेल्थ थी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में थी। फिर गवर्नमेंट ने कुछ इंडस्ट्रीज़, क्योंकि हैवी इंडस्ट्रीज थी, लोगों का उतना पैसा नहीं था कि पेट्रोलियम या फिर रेलवेज या बसेस ट्रांसपोर्टेशन में प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जाए, तो इंडिया ने क्या किया, मिक्स इकोनॉमी को चुना। इंडियन पॉलिटिक्स में मिक्स इकोनॉमी का मतलब होता है कि प्राइवेट सेक्टर भी है और वहाँ पर पब्लिक सेक्टर भी है। ठीक है, इंटायरली, जैसे कि रशिया में, जैसे मैंने समझाया था पहले, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में रशिया क्या थी, सोशलिस्ट ये थी, पॉलिटिक्स करती थी, सारी इंडस्ट्रीज, सारे बिजनेस वो उसके हाथ में थे, गवर्नमेंट के हाथ में थे। लेकिन इंडिया ने मिक्स इकोनॉमी को चुना कि कुछ इंडस्ट्रीज, कुछ सेक्टर प्राइवेट के हाथ में और कुछ सेक्टर पब्लिक के हाथ में। द इनलार्ज पब्लिक सेक्टर प्रोड्यूस पावरफुल वेस्टेड इंटरेस्ट दैट क्रिएटेड इनफ बर्डन
for private capital, especially by way of installing system of license and permit for investment. Moreover, state policy to restrict import of goods that could be produced in the domestic market with little और नो कंपटीशन, ठीक है। तो ये हमने हमें पता ही यार कि पब्लिक सेक्टर में तो कंपटीशन का सवाल नहीं है कि पब्लिक सेक्टर के हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में इंडस्ट्रीज़ है या कंपनी है या जो भी सर्विसेज हैं वो गवर्नमेंट दे रही, तो उसके अगेंस्ट तो कोई कंपटीशन नहीं है। लेकिन डेफिनेटली प्राइवेट, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर थे वहाँ पे कंपटीशन होता था। तो ये तो फिलहाल ये जो पॉइंट समझाए गए ये पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर के बारे में, कि प्राइवेट सेक्टर मतलब जो लोगों के हाथ की मतलब पर्सनली लोग कंपनी चला रहे हैं, फैक्ट्रीज चला रहे हैं, इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे तो कंपटीशन हो सकता है ना। जैसे कि अगर बड़े ब्रांड ले लो आप किसी चीज किसी भी सेक्टर में, तो उनका आपस में क्या रहता है, कंपटीशन रहता है ना। एक बिजनेस है, वही सेम बिजनेस दूसरा भी कर रहा है, तो आपस में कम्पीट करेगा, रेट वो अपना डाउन करेगा मार्केट में बेचने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट में तो ऐसा नहीं है ना। पब्लिक सेक्टर जो पब्लिक के हाथ में, जो पब्लिक के हाथ में मतलब गवर्नमेंट के हाथ में, पब्लिक सेक्टर का मतलब वो मत समझो कि हमारे हाथ में कंपनी, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट के हाथ में जो कंपनी है। और गवर्नमेंट किसकी होती है, पब्लिक से बनाई हुई होती है, इसलिए पब्लिक नाम देते हैं हम लोग, लेकिन बोलना हमें समझना है गवर्नमेंट सेक्टर। तो क्या मेजर आउटकम निकला उसका, मिक्स इकोनॉमी हमने जो फॉलो किया। लैंड रिफॉर्म डिड नॉट टेक प्लेस इफेक्टिवली इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो लैंड रिफॉर्म है ना, जैसे नहीं भाई, गवर्नमेंट क्या चाह रही थी, छोटे छोटे ज़मीन को एक कर दें जिससे सही तरीके से क्रॉप्स और कल्टीवेशन किया जा सके। लेकिन अब ये तो लोगों के खुद की मर्जी के ऊपर है ना, लोगों खुद की मर्जी के ऊपर है ना कि वो हम अपनी ज़मीन दे कि ना दें लैंड रिफॉर्म के लिए। तो ये उतना इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया पहले 2-3 जो प्लानिंग थी, 5 ईयर्स प्लानिंग। तो ये एक दिक्कत रही है। द इनएबिलिटी टू टेक मेजर स्टेप इन डायरेक्शन ऑफ अचीविंग इक्वल डेवलपमेंट इन द एवरी वेरी फर्स्ट स्टेज वॉज टू बिकम ए पॉलिटिकल प्रॉब्लम, कि पूरा तरीके से अचीव नहीं, इक्वली डेवलपमेंट नहीं हो पाया हर जगह। और डेफिनेटली कैसे पॉसिबल है, क्योंकि भाई अभी तो फ्रीडम मिली थी और काफ़ी सारी दिक्कतें थी कंट्रीज़ में, है ना, पार्टीशन से उभरे भी नहीं थे लोग। तो ये तो डेफिनेटली फेस करना ही करना था हम लोगों को। तो फाउंडेशन क्या डाला गया, इन दिस पीरियड फाउंडेशन ऑफ इंडिया फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ वर लेड, ठीक है, फाउंडेशन तो डाल दिया गया, कम से कम बेस तो स्टार्ट हुआ। सम ऑफ द लार्जेस्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन इंडिया हिस्ट्री वो अंडरटेकन ड्यूरिंग दिस पीरियड, दिस इंक्लूडेड मेगा डैम। तो ठीक है, डेवलपमेंट उतना दिखाई नहीं दिया लेकिन स्टार्टअप तो मिल गया। बड़े बड़े डैम लाइक भाखड़ा नंगल है, हीराकुड फॉर इरिगेशन, पावर जनरेशन, बड़े बड़े पावर और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए ये किए गए, पावर प्लांट डाले गए डैम बनाकर। अब लैंड रिफॉर्म देखो, ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड द एग्रीकल्चर सेक्टर विटनेस ए सीरियस अटेम्प्ट एट लैंड रिफॉर्म टू अबलिश जमींदारी सिस्टम, कंसिडरेट द लैंड दिस वेर नॉट मच सक्सेसफुल ड्यू टू सम ड्रॉबैक दैट पीपल वायलेटेड लॉज अंडर द कंसिडरेबल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड सम लॉज रिमेन ओनली ऑन पेपर। तो कुछ अप्लाई किए गए कि भाई जो ज़मींदारी सिस्टम था उसके ख़त्म करके लोगों के हाथ में आनी चाहिए ज़मीन, अपने जो लोग दूसरे की नौकरी कर रहे थे अपनी ही ज़मीन पर उनको अपनी मिलनी चाहिए, लेकिन वो उतना हो नहीं पाया था। लेकिन ठीक है, बेस स्टार्ट हो गया था। फूड क्राइसिस होने, क्योंकि हमने जब 3rd ईयर में और 2nd ईयर में इंडस्ट्रीज़ में फोकस करने लगे तो वहाँ पे फूड क्राइसिस भी होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो 1965 1961 में देखो ड्रॉट पड़ गया था कई कई कंट्रीज़ में, क्योंकि शायद बारिश बराबर नहीं होती थी, इरीगेशन फैसिलिटी उतनी थी नहीं, पॉपुलेशन रैपिडली बढ़ रही थी। भाई फूड क्राइसिस हुआ ही क्यों, पॉपुलेशन रैपिडली बढ़ रही थी और एग्रीकल्चर उतना हम लोग डेवलप नहीं कर पाए थे, क्योंकि काफ़ी सारा फोकस हमारा इंडस्ट्रीज में भी चला गया था। फिर इसको आउटकम यानी कि जो ड्रॉट को बाहर निकालने के लिए हमने क्या किया, ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया। ये एक बहुत बड़ा मेजर स्टेप था ग्रीन रेवोल्यूशन, बहुत बड़ा, कि फूड क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए। तो गवर्नमेंट adopted a new strategy for agriculture in order to ensure food sufficiency instead of earlier policy of giving more support to the areas of farmers that were lagging behind. Now it was decided to put more resources into those areas which already had irrigation and those farmers who were already well off. तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कि उनको सपोर्ट करो कम से कम, क्योंकि भाई अभी तो बाहर निकलना है फूड क्राइसिस से, कि यार जिसके पास लैंड है, इरिगेशन फैसिलिटी, कम से कम वहाँ पर तो हम फटाफट डेवलप करें और एग्रीकल्चर को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो ये गवर्नमेंट ने पहले सोचा। बाकी जहाँ पे बैकवर्ड था, जहाँ पे डिस्प्यूट थे, ज़मींदारी सिस्टम, वो अभी छोड़ के कम से कम जो वेल ऑफ थे फार्मर्स, उन पर गवर्नमेंट ने थोड़ा ध्यान दिया और लोन्स प्रोवाइड किए, उनको फैसिलिटीज़ दी, इरिगेशन फैसिलिटी और बढ़ाई और ज़्यादा से ज़्यादा फूड क्रॉप्स ये
कल्टीवेट कराया जाने लगा। द गवर्नमेंट ऑफर्ड हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, देखो यहाँ पे होते हैं ना बीज होते हैं सीड्स, हाई यील्डिंग सीड्स ऑफर किए, फर्टिलाइजर ऑफर किए, केमिकल्स हो या पेस्टिसाइड बनाए गए कि यार फसल ख़राब ना हो कीड़ों से, है ना, फर्टिलाइज़र से जल्दी तेज़ी से फसल और क्रॉप निकले, है ना, सीड्स, है ना। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वाले हाई यील्डिंग वाले प्रोवाइड करना स्टार्ट किया, इससे कि फूड क्राइसिस ओवरकम हो सके। द रिच peasants and the large landholders were the major beneficiaries of this process. The Green Revolution has two other effects. One was that in many parts, the stark contrast between the poor peasantry and the landlord produced conditions favorable for left-wing organization to organize the poor peasants. Secondly, the Green Revolution was resulted in the rise of middle peasant sections. बाद में क्या डेवलपमेंट हुए देखो, और भी फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन प्लान्स बनते चले गए। सो द डेवलपमेंट इंडिया टुक मेजर टर्न फ्रॉम द एंड ऑफ 1960 एंड द पीरियड फ्रॉम 1960 ऑनवर्ड विटनेस मैनी न्यू रिस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट इंडस्ट्रीज। 14 प्राइवेट बैंक वर नेशनलाइज, बहुत से प्राइवेट बैंक थे उसको नेशनलाइज किया गया, पब्लिक गवर्नमेंट के हाथ में आई। द गवर्नमेंट अनाउंस मैनी प्री पुअर प्रोग्राम, दीज चेंजेस वर accompanied बाई एन आइडियोलॉजिकल टिल्ट टुवर्ड सोशलिस्ट पॉलिसीज। ठीक है, तो यह काफ़ी सेक्टर पहले पॉलिटिक्स प्राइवेट के हाथ में थे, प्राइवेट लोगों के हाथ में थे, लेकिन अब धीरे धीरे गवर्नमेंट ने कुछ सेक्टर जो बहुत बड़े बड़े सेक्टर प्राइवेट लोग नहीं इतना हैंडल कर पा रहे थे बड़े लेवल का, तो वो गवर्नमेंट ने लेना स्टार्ट कर दिया। तो बेसिकली ये था आपका मेन जो प्लान थे हमारे, जो 3-4 प्लान शुरुआत के एग्रीकल्चर फिर और इंडस्ट्रीज़ पर था। बाकी आगे चल के जो प्लान हुए वो एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, है ना, हॉस्पिटल्स, वहाँ पर बड़ा फोकस किया गया आगे के प्लान के ऊपर कि भाई मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना। तो ये सारे 5 ईयर्स प्लान है इंडिया के, 51 से 56 में, फिर देन 56 से 61, है ना, इस तरह 5-5 साल का होता गया। तो 12th वाला प्लान जो हुआ 2012 टू 2017, देन 13 और अभी चल रहा है 14, 5 ईयर्स प्लान चल रहा है। ठीक है ना। तो चैप्टर एक्चुअली ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं, बेसिकली एक काइंड ऑफ हिस्ट्री है। ठीक है ना, क्या क्या हुआ प्लान में, कैसे बनाए गए। तो ये इसके क्वेश्चन आंसर अच्छे से आप लोग कर लेना। वैसे क्वेश्चन आंसर की प्रिपरेशन मैं बाद में कराऊंगा, क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की प्रिपरेशन भी मैं कराऊंगा। ठीक है, तो 5 ईयर्स प्लान जो कि अब बन गया था नीति आयोग, है ना, इसको नाम बदल के 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट आई अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो वही 5 ईयर प्लान को हम क्या बोलने लगे, नीति। पहले प्लानिंग कमीशन था, ठीक है, अब इसी को नीति आयोग, है ना, एक हिंदी में नाम दे दिया, काइंड ऑफ मकसद वही है, कुछ अलग मकसद नहीं थे। ठीक है, बस यहाँ पे थोड़ा सा जो ऑफिशियल लेवल पे जो चीज़ें थी, किसके कंट्रोल में क्या चीज़ें रहेंगी, ये थोड़ा सा चेंज किया गया था। सो आफ्टर इंडिपेंडेंट प्लानिंग कमीशन बेस्ड ऑन द सोशल मॉडल फॉर्म फॉर द प्लान डेवलपमेंट, बट इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मतलब जानते हैं ना, अब दुनिया पूरी एक हो गई, लोग बिजनेस आपस में किसी भी कंट्री में कहीं से भी कर लो आप बिजनेस। स्पेशली इन द 21st सेंचुरी इट वॉज बिकमिंग इनइफेक्टिव एंड इरेलीवेंट, पर्टिकुलरली इन, तो सोशलिस्ट कम्युनिस्ट जो सोशलिस्ट पॉलिटिक्स थी या मॉडल था इकोनॉमिक का, वो ग्लोबलाइजेशन के टाइम मतलब इरेलीवेंट होने लगा, है ना। प्राइवेट के हाथ में चीज़ें आनी चाहिए, ये चीज़ हो, प्राइवेटाइजेशन होने लगा। अब वापस से प्राइवेट, मतलब पहले क्या हुआ, पब्लिक सेक्टर के हाथ में प्राइवेट वाली चीज़ें गई, अब फिर से क्या हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन फिर से होना शुरू हो गया, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हो गया। अब कहीं से भी कहीं बिजनेस कर सकते हो आप, दुनिया एक हो गई, पूरा सिकुड़ गया वर्ल्ड, कहीं से भी कभी भी 2-4-6 घंटे में पहुंच जाओ आप यूरोप या दुबई, कहीं पर भी जहाँ पे आपको बिजनेस करना है, वहीं जाकर भी आप इंटरनेट के थ्रू और बिना फिजिकल मूवमेंट के थ्रू भी आप बिजनेस कर सकते हो, तो क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो गया। तो नीति आयोग बनाया गया इन प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग, पहले प्लानिंग कमीशन था, मतलब प्लान 5 ईयर प्लान जो बनते थे, प्लानिंग कमीशन जो भी कमेटी होती थी, इसके अंडर में 5 ईयर्स प्लान, मतलब कमेटी होती है इसकी, स्कॉलर्स लोग होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं, फाइनेंस से जुड़े लोग होते हैं, वो मिल के पूरा 5 ईयर प्लान को डेवलप करते हैं। अब वो नीति आयोग नाम बदल गया एक तरीके से कह सकते हैं। तो 1st January 2015 with the objective of providing necessary and technical advice to the union government regarding policy making at the central and state level. The Prime Minister of India
द एक्स ऑफिसर चेयरमैन नीति आयोग एंड ही अपॉइंट द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। द फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग वॉज अरविंद प्रणगारिया and Dr. Rajiv Kumar is the current vice chairperson of Niti Aayog. The organize of the interest of national security and economic policy to prepare strategic and long-term framework of policy and program. Niti Aayog act as a think tank of union government. ठीक है, by adopting to bottom-up approach. The Niti Aayog acts in the spirit of cooperative federalism as it ensure equal participation of all states in the country. ठीक है, तो भाई ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट था वही था। नीति आयोग का भी 5 years प्लानिंग करनी थी, स्कॉलर्स लोग बैठने थे, प्लान आउट करना होता था कंट्री के लिए कि बेहतर क्या है आगे, कैसे हम अपने कंट्री को आगे ले जा सकते हैं, कैसे जीडीपी बढ़ा सकते हैं कंट्री की, कैसे हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं वर्ल्ड लेवल पे, हमारी इकोनॉमी को कैसे टॉप 5 में लाया जाए। अब तो टॉप 5 में आ ही गई है लगभग, ठीक है ना। तो ये नीति आयोग, अब वो 5-5 साल की जो प्लानिंग थी वो नीति आयोग के अंडर पे होने लगा। तो ये एक चीज़ थी, ठीक है। तो चैप्टर इजी है, इसको तो यार पढ़ लो एक बार भी, दोबारा एक बार रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना, जो जो समझाया मैंने उसको फिर से पढ़ लेना। क्वेश्चन आंसर तो मैं कराऊंगा ही, ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की तैयारी मैं कराऊंगा, ठीक है, वो एक अलग बात है। बट इसमें जितना भी मैंने पढ़ाया, अब इससे रिलेटेड जो भी अगर आपको लगता है कोई डाउट है तो डेफिनेटली आपको पूछना है, डाउट को बिल्कुल भी होल्ड नहीं रखना है, आप हमसे पूछ लिया करो, जिससे कि चैप्टर वो ख़त्म होता हुआ चले और हम लोग आगे तेज़ी से बढ़े, ठीक है।